नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हम बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था की, मार्केट में जो उथल पुथल मचा हुआ उसकी, जियोपॉलिटिकल की, सोना चांदी की और मार्केट किस प्रकार से इफ़ेक्ट हो रहा है उसका भी जिक्र होगा। क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और अगर हम अपने जीडीपी की बात करें तो 7.5 टू 7.6% हमारी ग्रोथ रेट भी है। लेकिन वो तमाम फैक्टर्स काउंट करते हैं जो इकॉनमी को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया, सोना और चांदी हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया। तो वो तमाम फैक्टर्स हैं जो शेयर मार्केट को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो आखिरकार मार्केट कब थमेगा, क्यों इतनी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन बन गई है, ईरान अमेरिका इजराइल का वॉर कब होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो टेंशन ऑफ पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, जहां से पूरे विश्व का 20% तेल आयात किया जाता है, वो आखिरकार उस पर टेंशन कब खत्म होगा, सोना और चांदी जो इतना फ्लक्चुएट हो रहा है वो कब थमेगा। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस स्पेशल पॉडकास्ट में। और सबसे पहला सवाल मेरा यही, और जो सबके जहन में है, कि आखिरकार मार्केट में ये क्या चल रहा है और क्यों इतनी फ्लक्चुएशंस हैं मार्केट में। देखिए, दो मार्केट्स की बात करते हैं। पहले हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, फिर हम सोने चांदी की मार्केट की बात करते हैं। शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशंस इसलिए हैं कि क्रूड ऑयल, जो कि बहुत बड़ा हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण एक पैरामीटर है, वो बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, नीचे आता है फिर वापस। इस समय जब हम बात कर रहे हैं अभी भी 87-88 के आसपास वो खड़ा हुआ है। और ये देखते हुए कि करीब 88% हमारे देश की रिक्वायरमेंट क्रूड ऑयल से पूरी होती है, ये महंगाई को हवा दे रहा है। तो आपने देखा कि कल जो सीपीआई के आंकड़े आए 4.45 के आए, इससे पिछले महीने 4.38 था, थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी देखी गई। तो महंगाई सभी चीज़ों में, फूड और फ्यूल यानी खाने पीने की चीज़ें और फ्यूल, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें महंगाई सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है। पर ज़मीनी तौर पे लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई जब सभी चीज़ों पे, ग्रोसरीज पे, कुछ भी वो ख़रीदने जा रहे हैं वो पहले से ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो मुख्यतः इसका रीज़न जो है वो क्रूड ऑयल है। तो उसी ने मार्केट को भी प्रभावित किया हुआ है। जब जब क्रूड ऑयल बढ़ता है तो मार्केट प्रेशर में आती है, इन्फ्लेशन बढ़ने से मार्केट प्रेशर में आती है। तो मार्केट्स जो हैं बहुत वॉलेटाइल, और ऊपर जाने के लिए मार्केट बेकरार है, पर क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इस प्रकार की बनी हुई हैं कि वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रही। अब हम अगर सोने चांदी की बात करें, सोने चांदी की मार्केट की बात करें, तो सोने चांदी ने कुछ पिछले 10-12 दिन से कुछ सुधार दिखाया है। लगभग 10% का उसमें उछाल आया है। हालांकि आज थोड़ा सा फिर दबाव में है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है। इस समय जब हम बात करें तो लगभग $4,380 प्रति आउंस के हिसाब से, भारतीय रुपए में बात करूं मैं, तो लगभग 1,53,54,000 के आसपास है प्रति 10 ग्राम। तो ये जो सुधार हुआ है, इसका कारण था कि अब जो सोने चांदी के ट्रेडर्स हैं श्रुति, जो अमेरिका में जहाँ से इसकी प्राइस चलती है, वहाँ से अब उन्होंने जियोपॉलिटिकल रिस्क को, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता को, वैश्विक अर्थव्यवस्था की अस्थिरता को, इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया है। अभी तक क्या हो रहा था कि ये लोग ध्यान दे रहे थे खाली जो अमेरिका में डॉलर इंडेक्स होती है, डॉलर की प्राइस होती है, और जो बॉन्ड यील्ड्स होती है। थोड़ा सा हट के इनको लग रहा है कि सोना चांदी आगे काम आने वाली चीज़ है, और इसको एक सेफ़ हेवन इन्वेस्टमेंट मान के चल रहे हैं, इसको एक हेज की तरह मान के चल रहे हैं। तो मुझे अब यहाँ से सोना चांदी का बहुत ज़्यादा दबाव आता फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से लेकर दिसंबर तक, और अमेरिका में इलेक्शंस भी हैं दिसंबर में, तो राष्ट्रपति ट्रंप कोशिश करेंगे कि महंगाई ज़्यादा ना रहे। तो अगर महंगाई ज़्यादा नहीं रहती है तो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको हम फेड कहते हैं, राइट, तो फेड शायद इंटरेस्ट रेट्स ना बढ़ाए, तो इससे सोना चांदी को हवा मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से दिसंबर तक सोने चांदी के लगभग 70% चांस है कि ये ऊपर जाएगा, लगभग 30% चांस है कि ये दबाव में आ सकता है। अच्छा, क्योंकि एक तरफ तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि ये टेंशन ख़त्म हो जाए और एक डील पर, पीस डील पर हम दोनों टेबल पे बैठ जाएं, लेकिन ईरान का उधर एक बोल्ड स्टेटमेंट आ गया कि 2029 तक वो पीछे नहीं हटेगा। तो जी हाँ, तो आज ये स्टेटमेंट आया और लोग बहुत हैरान है स्टेटमेंट को सुनकर। और देखिए कि इस स्टेटमेंट को अगर आप गहराई में पढ़ेंगे तो ईरान के पास, लोग सोच रहे हैं कि इतनी ताकत कहाँ से आ रही है कि वो और 2.5-3 साल तक जो है वो अमेरिका को झेल पाएगा। क्योंकि अमेरिका के पास जो हथियार हैं, अमेरिका के पास जो हमला करने की क्षमता है, वो ईरान के पास नहीं है। ईरान ज़्यादा जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, इन पर हमले करता है। पर अब जो एक नया डर जो मार्केट में निकल कर आया है, वो ये है कि कहीं रशिया और चाइना ईरान की मदद कर रहे हैं। इसी बलबूते पर श्रुति, उन्होंने ये बात बोली है कि हम इसको राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के अंत होने तक हम इसको चलाएंगे। तो ये बहुत खतरे वाली बात है, क्योंकि अभी तक ईरान के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जो अमेरिका के मेनलैंड में जाके वार करे।
क्योंकि अमेरिका वहाँ से कई हज़ार किलोमीटर दूर है। हाँ। अब इनका ये अंदेशा जताया जा रहा है कि रशिया या चाइना उसको 15,000 किलोमीटर मार करने वाली एक मिसाइल दे सकता है, जो कि अमेरिका के मेन लैंड में यानी न्यूयॉर्क पर, वाशिंगटन पर यहाँ जाके हमला कर सकती है। तो ये नई चिंता जताई जा रही है। तो मुझे लग रहा है ईरान की जो ये स्टेटमेंट है जो आपने कही, इसको अगर हम अंग्रेजी में बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, तो अगर हम इसको गहराई में पढ़ें तो ये साफ तौर पे इंडिकेट कर रहा है कि रशिया और चाइना की बैकडोर से, पर्दे के पीछे से एंट्री हो चुकी है, और तभी ईरान इस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहा है। मुझे लग रहा है ये बहुत दुनिया के लिए खतरे की बात है, और मैंने आपके अन्य एक रीजनल चैनल पे ये बात बोली थी। मुझे यहाँ से 2030 तक विश्व युद्ध 3 की, वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सुनाई दे रही है। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा आपसे शरद जी कि अगर ईरान ये कह रहा है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे गद्दी पर, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, 2029 तक हम रहेंगे, और हमें ये चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो भी टेंशन है ख़त्म हो, क्रूड ऑयल के दाम जो हैं वो थमे। तो अगर 2029 तक ये एग्जिस्ट रहा, ये ऐसे ही खिंचता रहा, तो फिर क्या होगा मार्केट पे, उस पर क्या? देखिए, अभी तो एक स्टेटमेंट है श्रुति, अभी हम ये नहीं कह सकते कि ईरान सच में ऐसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पर अगर हम इसको सच मान के चले, जैसा आप कह रही हैं, तो ये बहुत ही दुनिया भर के लिए मैं समझता हूँ एक मंदी में जाने का रेसिपी हो जाएगी। पहले ही पता है आपको कि जो दुनिया का डेवलप्ड पार्ट है, जो अपने आप को विकसित कहता है, ज़्यादातर यूरोप है, अमेरिका है, ये पहले ही रिसेशन में है। अमेरिका इसको स्वीकार करे ना करे, यूरोप के कुछ देश स्वीकार करे ना करे, ये लोग ऑलरेडी रिसेशन में हैं। तो मुझे लग रहा है अगर ये 2029 तक ये समस्या, अभी लगाइए 5-5.5 महीने में ही दुनिया की हालत प्रस्त हो गई है बुरी तरह से। आप लगाइए कि महंगाई सारी दुनिया में फैल गई है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई है, सामान की आवाजाही रुक गई है, और अगर कहीं ये 2.5-3 साल हो गया तो दुनिया, दिस इज़, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, दिस इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। बहुत बड़ा मार्केट में उथल पुथल हो जाएगा, और मार्केट्स यहाँ से क्रैश कर सकती हैं, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती हैं, और लोगों के निवेश किए हुए पैसे यहाँ से डूब सकते हैं। तो मैं न्यूज़ 18 राजस्थान और अन्य जगह जहाँ भी ये हमको सुन रहे हैं, मैं उनको ये सलाह ये देना चाहूँगा कि अगर आपने निवेश ऐसे में, क्योंकि लोगों को तो श्रुति यही मतलब होता है कि भाई ठीक है, लड़ाई चल रही है, हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारे निवेश पर, हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि आपने अगर एक ही एसेट क्लास में अपना सारा पैसा निवेश किया हुआ है, क्योंकि मार्केट की जब बात आती है तो निवेश की बात आती है, तो आप उसको फैला दें। आप उसको एक ही, अगर मान लीजिए किसी ने खाली बैंक में रखा है, अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक शख्स का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैंने एक ABC बैंक में मैंने सारे अपनी FD रखे हुए, मैंने सुना है कि ईरान के नीचे केबल काट दी जाएंगे इंटरनेट की, तो अगर इंटरनेट कट जाता है तो फिर तो हमें और आपको जिस ज़रिए से लोग देख रहे हैं उनको भी परेशानी आएगी। तो क्या ऐसे में बैंक के सर्वर नहीं काम करेंगे तो हम अपने बैंक से पैसा निकालेंगे, क्योंकि आज तो सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ पैसा बैंक में, कुछ आपको सोने चांदी में, कुछ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, इसमें आपको फैला के निवेश इस समय करना चाहिए। एक ही जगह पैसा नहीं रखिए। आपने मार्केट का हाल पूछा, तो मैंने मार्केट का हाल बताने के साथ लोगों के काम की बात भी बता दी। नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक सवाल और मेरा कि FIIs अगर आ रहे हैं, फिर भी मार्केट क्यों कमज़ोर हो रहा है? FII श्रुति अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून में तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बिकवाली करी है। हाँ। फरवरी में उन्होंने कुछ खरीदा था, फिर उन्होंने जुलाई में करीब 20,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर शेयर्स खरीदे हैं। राइट। अगस्त में ठीक ठाक रहा है, अभी तक 12-15 हज़ार करोड़ के आसपास की परचेज है। तो अभी FIIs पूरे जोर शोर से नहीं आए हैं। ठीक है। पर एक अच्छी बात ये हुई है कि जो ये लगातार बिकवाली 4 महीने में हुई, उसमें थोड़ा सा बदलाव, एक ठहराव आया है, और ठहराव आके थोड़ा थोड़ा हमें पॉजिटिव दिखाई दिया है। अगर ये और बढ़ता है तो, पर देखिए FIIs भी जब आते हैं जब वैश्विक परिस्थिति थोड़ी सी स्थिर हो जाए। जब अस्थिरता रहती है तो आपको कहीं दूर पैसा लगाने में थोड़ी सी संकोच होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जब तक ये युद्ध का माहौल थमेगा नहीं, और क्योंकि युद्ध एशिया में हो रहा है और FIIs ये यूरोप से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, साउथ ईस्ट से आते हैं, तो ये मुझे लग रहा है उनको ये भी लग रहा है कि जो कच्चे तेल के दाम है श्रुति, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की रफ्तार को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब भारत में जो कंपनीज हैं जो शेयर मार्केट में है, वो कंपनीज के प्रॉफिट प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के इस बार आ रहे हैं। पर जैसा मैंने कहा, राहत की खबर यह है कि लगातार बिकवाली बंद हुई है और थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हमें दिखने को शुरू हुआ है। इसको हम ऑफशूट्स कहते हैं। अच्छा, जो हम कहते हैं साइकिल की जिसकी हम बात करते हैं, क्या रिसेशन पीरियड में चल रहे हैं? भारत में तो नहीं है, पर वैश्विक स्तर पर हम लोगों ने एनालाइज किया, मैं और मेरी टीम ने, तो हमने देखा कि जो, जैसा मैंने कहा, जो अपने आप को डेवलप्ड वर्ल्ड कहता है, यूरोप का ज़्यादातर हिस्सा है, फ्रांस है, जर्मनी है, UK है, पोलैंड है, बेल्जियम है,
जो ये अपने आप को इटली है, जो अपने आप को विकसित कहता है, यहाँ पर रिसेशन चल रहा है। पर एक नया खतरनाक ट्रेंड श्रुति क्या शुरू हुआ है कि जो देश अब रिसेशन में होता है वो अपने आप को रिसेशन में दिखाता नहीं है। वो मार्जिनल से जीडीपी दिखा देगा 0.7%, 0.5%, क्योंकि जैसे ही आप रिसेशन में आप 2 क्वार्टर नेगेटिव जाते हैं तो आपके ऊपर स्टैंप लग जाती है कि आप अब रिसेशन में हैं। तो इन्होंने अब ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है और ये बहुत खतरनाक मैं मानता हूँ, क्योंकि इससे निवेशक भ्रमित हो जाते हैं। इट मिसलीड्स पीपल कि ये कंट्री तो रिसेशन में नहीं है, पर तो असल में जब आप इनके पैरामीटर्स देखेंगे तो ये रिसेशन में है। तो वहाँ तो रिसेशन ऑलरेडी आया हुआ है, पर ये युद्ध अगर लंबा चलता रहा इसी प्रकार तो फिर ये रिसेशन एक वायरस की तरह है। ये पूरे पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और भारत अभी भी, जैसा आपने कहा कि 7% के आसपास ग्रो कर रहा है, तो भारत की ग्रोथ की रफ्तार पर भी श्रुति इस पर असर पड़ेगा जैसे जैसे समय बीतेगा, क्योंकि हम भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा हैं। इट्स अ ग्लोबल विलेज नाउ, तो इसलिए हमें भी उससे अछूता रहना बहुत कठिन हो जाएगा। पर फिलहाल भारत में बाकी के यूरोपियन देशों जैसी, अमेरिका जैसी हालत नहीं है, वहाँ से हम फिर भी बेहतर हैं। ठीक है, अभी सेबी की आरबीआई की अभी यहाँ पर एमपीसी बैठक हुई, हमने देखा उसका इफेक्ट हुआ। फिर सबके कि क्या लोन कम हो पाएगा, रेपो रेट इंक्रीज होगा या नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। व्हाट आर द फैक्टर्स कि इस बार हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, ना रेपो रेट में, ना लोन को लेकर, ना ईएमआई को लेकर, जो थे कि ईएमआई कम पे करना पड़ेगा। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे कि जिस पे वर्क नहीं? देखिए, उसको जो आप कह रही हैं, ये जो ऊपर जाते हैं इसको हॉकिश कहते हैं, नीचे जाते हैं इनको डविश कहते हैं। तो अभी आरबीआई ने एक न्यूट्रल स्टैंस बनाया हुआ है। उसका कारण ये था कि उन्होंने जो महंगाई की दर है वो 2 और 6 के बीच में आरबीआई ने एक रेंज फिक्स की हुई है। ठीक है, हाँ। अगर 2 और 6 के बीच में रहती है तो मतलब चिंता तो होती है जब 6 के पास जाए, पर विशेष चिंता नहीं होती। तो अभी ये उसकी मिडिल रेंज में बना हुआ है। ये जो 4, 4.5 है, आप देख रहे हैं 2 और 6 के लगभग बीच में है, हालांकि अब बीच से थोड़ा ऊपर जा चुका है। तो इसको हम एक न्यूट्रल स्टैंस कहते हैं। न्यूट्रल स्टैंस मतलब यहाँ से आरबीआई ने नज़र बनाई हुई है, अगर यहाँ से महंगाई 6 की तरफ जाती है तो आपको रेट बढ़ते हुए दिख सकते हैं, अगर नीचे आती है तो आपको रेट कभी आगे घटते हुए दिख सकते हैं। तो आरबीआई के कारण इसके मुख्यतः महंगाई की दर होती है। अगर महंगाई की दर अभी टॉलरेबल लिमिट के अंदर है, इसलिए क्योंकि जैसे ही आप, श्रुति इसके पीछे जो इकोनॉमिक्स है वो ये है कि जैसे ही आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो उससे जीडीपी की रफ्तार घट जाती है। राइट, बिकॉज पैसा महंगा हो जाता है, तो जो इंडस्ट्री में नया निवेश आना होता है वो महंगा, ईएमआईज बढ़ जाती हैं, डिमांड गिरती है। मान लीजिए आपने कार लेनी है, मकान लेना है, तो अगर आपकी ईएमआई ज़्यादा होगी तो आप सोच समझ के लेंगे, तो इससे जीडीपी की रफ्तार कम होती है, उससे नौकरियां कम होती हैं। तो ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का निर्णय होता है ये बहुत ही सोच समझ के लेने वाला होता है। ऐसे ही अगर आप इंटरेस्ट रेट गिराते हैं तो इससे फिर महंगाई को हवा मिलती है। तो एक बैलेंस आरबीआई को स्ट्राइक करना पड़ता है महंगाई के बीच में और ग्रोथ की रफ्तार के बीच में। इसको देखते हुए उन्होंने एक न्यूट्रल स्टैंस, इसको कहते हैं, जो रखा है। अच्छा, जब हम मार्केट में निकलते हैं तो यही सवाल है कि आज हमारे पॉकेट में कितना पैसा बचा है, या जितना पैसा था वो कम क्यों होता जा रहा, पर कैपिटा इनकम। अब हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, भारत में उसका इफेक्ट नहीं है, लेकिन ग्लोबली अगर हम देखें तो वो इफेक्टिव है। रिसेशन में चल रहे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वॉर का इफेक्ट हम देख रहे हैं। तो क्या अभी जो ये सिनेरियो चल रहा है कि गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होता जा रहा है, तो ये फैक्टर्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या भारत इन डेवलप्ड कंट्रीज जो रिसेशन में चल रहे हैं उससे भी आगे कैसे, वो रिसेशन में कैसे नहीं आ रहा है? देखिए, भारत एक बहुत ही विविध अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर मैं अगर भले ही हम 7% पे ग्रो कर रहे हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ गरीबी नहीं है, हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है, हमारे यहाँ अमीरी गरीबी का गैप नहीं है। ये हम कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि भारत में इतने अलग अलग वर्ग हैं। तो जो विकसित देश होते हैं उसमें श्रुति फर्क ये होता है कि वहाँ पर जनरली ज़्यादातर पॉपुलेशन एक ही ट्रेंड से चलती है। पर यहाँ पर क्या है, कुछ बहुत गरीब है, कुछ कम गरीब है, कुछ लोअर मिडिल क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, फिर अपर। तो भारत में ना ये वर्ग बहुत सारे हैं, इसलिए भारत में जो ग्रोथ की जो रफ्तार का असर होता है वो, उसको हम इकोनॉमिक्स में ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। मतलब बहुत धीरे धीरे करके वो नीचे तेज रफ्तार से बहुत साल तक बढ़ते रहिए, तब उस पर असर दिखाई देता है। जबकि जो विकसित देश है वहाँ पर थोड़ा सा भी अगर असर होता है तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन एकदम से प्रभावित हो जाती है। तो मुझे लग रहा है अगर हम विकसित भारत की बात करें, जो आपने कही, अगर मैं उसका निचोड़ निकालूं, अगर 2047 में विकसित भारत बनना है तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से भारत को 8 और 9% के बीच में लगातार यहाँ से लेके 2046-47 तक बढ़ना पड़ेगा, तब हम विकसित में पहुँच सकते हैं। बाकी ये सवाल तो आपने जो कहा हमेशा उठाया जाता है कि भारत की पर कैपिटा इनकम इस समय $2760 है। और अगर हम अपने पड़ोसी देशों को भी लें, श्रीलंका वगैरह को लें, वहाँ किसी में $4400 के आसपास भी है। तो भारत की आबादी भी एक किस्म से रुकावट है
हमारी ग्रोथ में पर कैपिटा में, क्योंकि पर कैपिटा क्या होता है, टोटल जीडीपी को आप डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से तो पर कैपिटा निकल आती है। तो अगर आबादी हमारी 140-45 करोड़ की होगी तो हमारी पर कैपिटा घट जाती है। तो उससे क्या होता है श्रुति, जो ग्रोथ की रफ्तार होती है उसका बेनिफिट लोगों तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं। ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, कुछ लोग अमीर, आपने बिल्कुल कहा, कुछ अमीरों को ज़्यादा फायदा हो जाता है। हाँ। जो बिल्कुल पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा है उसको बहुत थोड़ा फ़ायदा होता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में ये कॉम्प्लेक्सिटी अभी है और मुझे लगता है अभी कुछ टाइम तक बनी रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये तो सबको पता है कि जिस कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड है उसकी इकॉनमी उतनी ज़्यादा मजबूत, जी, या अब बोला जाता है अब तो गोल्ड खरीद के रखना भी, कलेक्ट करना भी शुरू कर दिया। अब जब हम गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे हैं तो अपने हाईएस्ट पीक पर कितना पहुंच सकता है? देखिए, गोल्ड अभी जिस कंट्री के पास जितना है, अभी वो समय नहीं आया है कि उसकी स्ट्रेंथ उससे जांची जाए, नापी जाए। इसको 1971 से पहले गोल्ड स्टैंडर्ड होता था। यस। तब ये होता था कि कंट्री की करेंसी की स्ट्रेंथ उसके पास गोल्ड। हाँ। पर ऐसा लग रहा है, खासकर चाइना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आ सकता है। ठीक है। यानी कि डॉलर की जो बादशाहत है वो समाप्त हो सकती है। तो जितना गोल्ड जिसके पास होगा उतना ही, क्योंकि जब डॉलर की कंट्रोल खत्म हो जाएगी श्रुति, तो फिर अगली कोई इंटरनेशनल मेजर ऑफ वैल्यू बचती नहीं है जिसके आधार पर आप किसी चीज़ की वैल्यू माप सकें। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड जिस प्रकार से सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, आपने जो कहा, वो उसकी खरीद ये बताती है कि उनको भी लग रहा है कि डॉलर आगे इतना नहीं चल पाएगा। तो ये सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड खरीदना और डॉलर एसेट्स को बेचना, मुझे लग रहा है गोल्ड के लिए आगे, मैं उनमें से हूँ जो कि एक प्राइस नहीं डालता हूँ। आप सोशल मीडिया पे देखेंगे गोल्ड 4 लाख, गोल्ड 3 लाख, गोल्ड 2.5 लाख, गोल्ड, एक ने तो गोल्ड 15 लाख भी लिखा हुआ था। मैं उनमें से नहीं हूँ, परंतु इस एक बात को मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि 2 से 5 साल में श्रुति गोल्ड बहुत अच्छे रिटर्न देने वाला है। गोल्ड और सिल्वर दोनों बहुत ज़्यादा चमकने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे दुनिया रिसेशन में जाएगी, जिसकी अभी हमने बात करी, तो गोल्ड और सिल्वर लोग और ज़्यादा इकट्ठा करेंगे। और ये चाइना में देखने को मिल रहा है, भारत में देखने को मिल रहा है, बहुत सारे अन्य देशों में देखने को मिल रहा है। तो भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं कोई नंबर नहीं रखना चाहूँगा, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आज अभी $4,400 के आसपास है, तो पहला लेवल $5,000 होगा। उसके बाद अगर ये $5,000 पार करता है तो फिर मुझे लगता है बहुत तेज़ी से भागने लगेगा। ठीक है। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करें किधर पैसे को हम कंट्रीब्यूट करें और कैसे कंट्रीब्यूट करें? देखिए, अगर जैसी अभी परिस्थिति है दुनिया की, जो ये सारा वैश्विक मंदी, लड़ाई, युद्ध, ऐसे में देयर इज अ सेइंग इन इन्वेस्टमेंट, डोंट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। दैट यू ऑलरेडी सेड। आपको सारे पैसे एक ही जगह नहीं लगाने, तो ऐसे में 5-6 एसेट क्लासेस में आपको लगाना चाहिए। कुछ बैंक एफडी हो गया, कुछ गोल्ड सिल्वर हो गया, जैसे मैंने बताया, कुछ स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, कुछ प्रॉपर्टी हो गया, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसमें भी लगा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं। तो ये 6-7 एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर आप फैला के लगाइए। इससे होगा क्या श्रुति, हो सकता है आपको थोड़ा सा कम रिटर्न आए, पर कम से कम आपके आसपास एक सेफ्टी नेट होगा कि कोई एक पिलर लड़खड़ा भी जाता है तो आपके पास कम से कम बाकी के पिलर्स आपको संभाल लेंगे। तो ये मेरी सलाह है कि जो भी लोग करें, हालांकि निवेश की सलाह लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से लेनी चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से लेनी चाहिए। हम एक एनालिसिस कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में फैला के पैसा लगाना ही उचित रहता है। ठीक है। अभी अब जब जितना जियोपॉलिटिकल टेंशन इतना बना हुआ है, क्रूड ऑयल के दाम इतने हाई पे जा रहे, मतलब 82-85 के आसपास, तो उस बीच में मार्केट को स्टेबल करने के लिए वो 3 फैक्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक तो आप अपनी मार्केट को, यानी कि मेरे निवेश को करने के लिए, तो सबसे पहले आप इसको स्प्रेड करके लगाएं। दूसरा, हर 3 महीने बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करते रहें। लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करके और फिर बेखबर हो जाते हैं, उसको 1-2 साल बाद खबर लेते हैं, अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं। तो पहला, आप फैला के लगाइए। दूसरा, इसको हर 3 महीने बाद रिव्यू करते रहिए। और तीसरा, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स पे नज़र रखिए, क्योंकि कोई भी मार्केट, कोई भी निवेश श्रुति जियोपॉलिटिक्स के पीछे पीछे चलता है। तो हो सकता है जियोपॉलिटिक्स की वजह से कोई एक आपका निवेश का एसेट क्लास एकदम से डगमगाने लगे। तो जियोपॉलिटिक्स पे ज़रूर नज़र बना के रखिए। ये मत सोचिए कि जियोपॉलिटिक्स तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं एक अर्थशास्त्री हूँ और फाइनेंस एक्सपर्ट हूँ। मुझसे लोग कहते हैं कि आप जियोपॉलिटिक्स पे बोलते हैं, आपका तो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स एरिया है। तो मैं उसका जवाब ये देता हूँ कि हम फाइनेंस और इकोनॉमिक्स को बिना जियोपॉलिटिक्स के समझ ही नहीं सकते। अगर मुझे पता ही नहीं होगा श्रुति कि युद्ध में क्या हो रहा है, कौन सा देश अटैक करने को है, तो मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ अपनी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एनालिसिस।
तो जो मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे शरद कोहली जी, उन्होंने विस्तार से यानी कि पूरा डिस्क्राइब करके बताया कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, उसका रिव्यू कैसे करना है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि इकॉनमी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद भी अच्छी बात यह है कि भारत की जो इकॉनमी है वो स्टेबल है, लेकिन आने वाले दिनों में बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, तो भविष्य को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल यही है कि सुरक्षा आपके हाथ में है और देख समझ कर जो भी करिए, इन्वेस्ट देख समझ कर और अपने एडवाइजर्स के एडवाइस लेकर करिए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तब बात करने के लिए, और मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।